कंसिस्टेंटली डिसेंट स्कोर रहे हैं मेंस में। मैं लाइन एक एक करके मैं मेंस का स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगा। GS1 में जो लास्ट ईयर भी फॉलो किया और इस बार भी फॉलो किया वो ये कि जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश किया कि उसमें वैल्यू एडिशन मैं कर पाऊँ, उसमें जो है वो मैं डायग्राम्स बना पाऊँ। इस बार के GS1 में मैंने ऑलमोस्ट 17 to 18 डायग्राम्स बनाए थे। एंड चारों GS का मेरा ये फोकस रहा कि मेरा जो कंटेंट है वो लिमिटेड हो, मेरे जो बुक्स हैं वो लिमिटेड हो। इसके लिए मेरे खुद के नोट्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया और इसके अलावा जो मेंस के मैं टेस्ट सीरीज़ लगाए थे उससे मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था और टॉपर्स के कॉपीज़ को मैं विज़न आइज के ऐप के थ्रू मैं वहाँ देखता था और वहाँ से भी मैं कोशिश करता था कि कुछ पॉइंट्स जो हैं जो अच्छे लग रहे हैं उसको मैं अलग से पेज में लिखता था। एंड पूरा मेंस का जो ये जर्नी रहा उसमें 2-3 चीज़ें जो मैं कंसिस्टेंटली फॉलो किया। पहला जो मैं बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज, सेकेंडली कि मैं टेस्ट सीरीज़ जो है वो मैं काफ़ी अटेम्प्ट किया। लास्ट ईयर अराउंड मैं 30 to 35 टेस्ट में लगाया था और इस साल टाइम कम होने की वजह से मैं ऑलमोस्ट 10 to 15 टेस्ट लगाया था। एंड टेस्ट सीरीज़ भी 2 तरीके के मैंने लगाए। एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि मैं खुद रूम पे बैठ के 6-7 क्वेश्चन 1 घंटे में करता था और इसके अलावा हर तीसरे चौथे दिन जो है वो मैं फुल लेंथ टेस्ट एंड जो सेक्शनल टेस्ट है 3 घंटे का वो मैं लगाता था। एंड इसके अलावा मैं फोकस किया कि मेरा प्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्रूव हो और जो वैल्यू एडिशन हैं वो अच्छे से हो पाए और सारे के मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था ताकि मैं एंड में एग्ज़ाम में उसको आंसर में इन कर पाऊँ। GS1 में जैसे ज्योग्राफी में मैंने बताया कि मैंने कुछ एग्जाम्स अलग से रखे। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया का नक्शा बना करके कौन सा एरिया फ्लडिंग के लिए प्रोन है, कौन सा एरिया में ड्राउट आता है, कौन सा एरिया में अर्थक्वेक आता है। तो इस टाइप से मैंने जो है वो डायग्राम जो है वो रेडी करके रखा था ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। जैसे वाटर मैनेज के क्वेश्चंस आप देखेंगे हर साल आते हैं, तो वाटर मैनेजमेंट वाटर के लिए मैं एक चार्ट बना के रखा था कि 1947 में ऑलमोस्ट 5000 लीटर्स पर पर्सन अवेलेबल वाटर अवेलेबिलिटी थी इंडिया में। फिर अभी क्या है 1600 लीटर्स के करीब है। एंड फिर 2050 में क्या होगा ऑलमोस्ट 1000 लीटर्स। ये एक जो चार्ट ये मैं बोल रहा हूँ ये आप अलग से आप पहले से सिलेबस को देखते हुए आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कुछ नया चीज़ याद नहीं आएगा। जो आप प्रिपेयर पहले से किए हुए हैं और जो आप प्रैक्टिस किए हुए हैं टेस्ट में वो आप बाकायदा एग्ज़ाम हॉल में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। था अपने 2-3 लोगों का हमारा एक ग्रुप था 3 लोगों का, उसमें मेरे फ्रेंड जो हैं वो IRS हैं, उनके साथ में बैठ के मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं देखा था और उसके मॉडल आंसर्स भी प्रिपेयर किए थे। और चूँकि UPSC का सिलेबस ऐसा है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिपीट होते हैं, अलग फॉर्मेट में रिपीट होते हैं, बस आपको करंट अफेयर्स के चीज़ों को ऐड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वाटर का मैं बताया, जैसे गवर्नेंस हो गया पेपर 2 में, वो रिपीट होंगे क्वेश्चंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिपीट होते हैं, वो सिलेबस में भी हैं। आप इन सारे टॉपिक्स का आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं उनका आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं ताकि आपका आंसर एक थोड़ा यूनिक हो और एनरिच आंसर हो सके। कहूँगा कि जो मैं टेस्ट सीरीज़ लगाया था, क्योंकि GS1 का सिलेबस बहुत वास्ट है, जो मैं टेस्ट सीरीज़ लगाया था उसको मैं एज अपना नोट्स की तरह उसको मैं रखता था। एंड फॉर एग्जांपल मैंने विज़न आइज के टेस्ट सीरीज़ लगाए थे, उसका मैं नोट्स अलग से रखता था और जो वैल्यू एडिशन चीज़ें हैं वो टॉपिक्स को मैं गूगल करता था और वहाँ से फिर मैं वो अपने नोट्स में डालता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री में जैसे अगर मैं मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ रहा हूँ गूगल करके उसके इमेजेस जैसे मौर्यन पिलर है उसके डैम्स को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेता था। बुद्धिज़्म जैनिज़्म से रिलेटेड कोई डायग्राम्स हैं उसको इंक्लूड करता था कि बुद्धिज़्म जैनिज़्म के कहाँ साइट्स हैं इन्हें। अगर GS2 में मैंने एडिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को मैं अपने आंसर्स लूट था के साथ साथ पेपर्स आते हैं जैसे डॉक्यूमेंट में थोड़ा से बनाए और उसके भी फिर शॉर्ट ना कर उसको मैं एज अ पॉइंट करता थी। एडन में जो है वो ऐसा होना चाहिए एज सजेस्ट नीति आयोग इन इट्स डॉक्यूमेंट स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया आइडेंटिफाई। जब आप ये वैल्यू एडिशन करेंगे ये आपको बाकी और सब कॉपी से आपको आधा 1 मार्क्स करके आपको हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मिलेगा और जब आप ओवरऑल देखेंगे तो हर पेपर में आप 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं और ओवरऑल आप 60-70 मार्क्स जो है वो GS में इससे आप इंक्रीज कर सकते हैं।
बेस मेरा जो था वो सेम ही था, मेरे खुद के नोट्स थे। इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाए और जो वैल्यू एडिशन है उसमें मैंने ग्राफ्स का यूज़ किया। और ये जो ग्राफ्स हैं वो आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे से ला सकते हैं। काफ़ी वहाँ पे ग्राफ्स रहेंगे, तो आपको बस ये करना है कि आपको 10 ग्राफ जो हैं 10 से 15 ग्राफ को अलग से सेपरेटली लिख लेना है। आपको डेटा वगैरह जो है ये बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से सेपरेट कर लेना है और एक शॉर्ट नोट बना लेना है। तो मेरे पास सारे जीएस पेपर के लिए मेरे पास 10-10 पेज के नोट्स होते थे, जो कि मैं रिवाइज़ करता था अपने मॉक टेस्ट देने से पहले भी और फाइनल एग्ज़ाम में घुसने से पहले भी। सो फॉर एग्जांपल GS1 में जैसे मैं बताया, ज्योग्राफी के लिए मेरे पास डायग्राम्स थे, हिस्ट्री के लिए डायग्राम्स थे, एंड GS2 में मेरे पास जजमेंट्स थे, एंड सोसाइटी GS1 में सोसाइटी के लिए मेरे पास डेटा वगैरह थे, जो कि मैं 6 से 7 पेज का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें मैं सारा डेटा वगैरह इकट्ठा करके रखा था। GS3 के लिए भी डेटा वगैरह काफ़ी थे, एंड केस स्टडीज़ वगैरह मैं लिख के रखता था कि अगर एजुकेशन मॉडल है हरियाणा का, फॉर एग्जांपल सक्षम मॉडल है, तो उसको मैं लगता था कि सक्षम हरियाणा एजुकेशन मॉडल, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको मैं वहाँ पे यूज़ कर पाऊँ। फॉर एग्जांपल सरल हरियाणा करके एक प्रोग्राम है जहाँ पे गुड गवर्नेंस पे फोकस किया गया है, तो उसको मैं अपने आंसर्स में इंक्लूड करता था। GS4 के लिए मेरा जो प्रिपरेशन था वो बाकी GS की तरह सेम था। मैं काफ़ी डायनेमिक रखा अपने प्रिपरेशन को और लिमिटेड रखा। तो एक अपने दोस्तों के साथ बैठ करके जो GS4 के जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं एथिक्स में, उन सारे वर्ड्स का एक डेफिनेशन और एग्जांपल्स जो है वो करंट एग्जांपल्स करके एक PDF बनाया था, एक डॉक्यूमेंट बनाया था, जो कि 3-4 लोग मिलकर हम लोग डिस्कस करते थे। और फिर उसको जो भी क्वेश्चंस अगर आता है, जैसे पर्सनालिटी पे आता है या एटीट्यूड पे आता है, एप्टीट्यूड पे आता है, तो ये सारे के डेफिनेशन जो है वो रेडी रखता था और इसके एग्जांपल्स भी रेडी रखता था, ताकि अगर क्वेश्चंस वैसे आए तो उनको यूज़ कर पाएँ। इसके साथ साथ एग्जांपल्स के लिए आप न्यूज़पेपर से आप एग्जांपल्स निकाल सकते हैं। और मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के मन की बात को भी सुनता था, और वहाँ से जो वो शेयर करते हैं वो काफ़ी सारे एग्जांपल्स शेयर करते हैं। तो वहाँ से मैं एज ए एग्जांपल्स वहाँ से मैं निकालता था और 10 से 15 एग्जांपल्स रेडी रखता था। और ये मैं सोचता था कि अगर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो ये एग्जांपल्स को मैं कहाँ यूज़ कर पाऊँगा, कैसे यूज़ कर पाऊँगा। सो अगर आप पहले से ये सारा चीज़ सोच के रखते हैं तो एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी ये सारे एग्जांपल्स को यूज़ करने के लिए। और इसके साथ साथ GS4 में मैंने 15 से 20 एक फ्लो चार्ट भी बना के रखा था, ताकि क्वेश्चंस आए तो वो जो फ्लो चार्ट से अगर मैं समझाता हूँ तो वहाँ पे एक टाइम भी बचेगा और एक अच्छा लगेगा एग्जामिनर को चेक करने में कि कुछ अलग किया है। सो ये मैं सारा चीज़ जो है वो मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा, फिर ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगा उस पर, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इससे के लिए मैंने कुछ रिसोर्सेज मैंने यूटिलाइज़ किया था। फॉर एग्जांपल मैं योजना जो है लास्ट के 2 साल के योजना को मैं उसका जो पहला पेज है उसको मैं पढ़ा था। अंदर में भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट मिल गया तो उसको मैं निकाल लेता था। सो ऐसे में ये है कि हमारे पास टोटल 14 to 15 ब्रॉड टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फार्मर्स, फार्मिंग, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, एजुकेशन, कंट्री से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल न्यू इंडिया। इस टाइप के ब्रॉड टॉपिक्स पे आप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे में, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है और आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, दो ऐसे लिखने पड़ते हैं ऑलमोस्ट 1000 वर्ड्स के हर एक ऐसे। सो आप पहले से जो हैं वो ऐसे के जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मेरे पास जो है 5-6 पेज करके इन सारे ब्रॉड टॉपिक्स पे नोट्स थे, एंड इसके लिए ये योजना को मैंने रेफ़र किया था। मैंने गूगल का काफ़ी सहारा लिया था। और इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर टॉपर्स के कॉपी से नोट्स में बनाता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उसकी आपके कॉपीज़ आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल जाएंगे। सो वहाँ से आप सीख भी सकते हैं कि टॉपर्स ने कैसे लिखा। इसके साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स में जो पॉइंटर्स है वो चेंज नहीं होता, जो प्रॉब्लम्स है, जो सॉल्यूशन है वो सिमिलर सा ही रहता है। तो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो करंट अफेयर्स में चीज़ें आ रही हैं उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो ऐसे का जो मेरा फ्रेमवर्क था वो भी मैं डिसाइड कर लेता कि ऐसे मैं कैसे लिखूँगा।
तो शुरुआत में मैं कोशिश करता था कि मैं एक एनेक्डोट से, एक कहानी से शुरुआत करूं एंड उस कहानी को मैं पहले एलोबरेट करूं एक एक पेज में, और फिर उसको मैं टॉपिक के साथ कनेक्ट करता था सेकंड पेज में कि वो टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है। एंड ये जो पूरा इंट्रोडक्शन वाला ये जो स्टेज है एसे में, वो लगभग 2.5 से 3 पेज का होता था। फिर मेन बॉडी आता था जो कि मैं 5 से 6 पेज में लिखता था, जहाँ पे मैं एसे को डायमेंशनलाइज करता था। कोई भी टॉपिक है उसको मैं अलग अलग डायमेंशंस में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर क्लाइमेट चेंज, ये सारे जो एरियाज़ है, इन्वायरमेंट, ये सारे एरिया में डायमेंशनलाइज करता था ताकि एसे जो है वो ब्रॉड हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को मैं ब्रॉड करता था। फिर मैं अगले 3 पेज में कुछ क्वेश्चंस पूछता था कि कैसे इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स वाला एरिया, फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ है, तो क्वेश्चन पूछता था कि हेल्थ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें हैं, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो ये सारी चीज़ों को मैं 3 पेज में फिर लिखता था। फिर लास्ट के 2 पेज में मैं कंक्लूड करता था, और यहाँ पे भी कंक्लूज़न में फिर मैं जो मेरा इंट्रोडक्शन होता था उसके साथ मैं लिंक करता था, ताकि एक स्टोरी जैसा बने, जो ऐसे जो भी एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको एक ऐसे पढ़ के एक अच्छा लगे और वो एक अच्छे से कनेक्ट कर पाए। और ऐसे में अगर आप कोट वगैरह यूज़ कर सकते हैं तो आप कोट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने कंक्लूज़न में जो है वो पहले से कोट्स तैयार रखता था, और उसको मैं कोशिश करता था कि वो ऐसे में कंक्लूज़न में मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। पूरे यूपीएससी जर्नी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर राइटिंग बहुत करें। मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी 2018 में जनवरी से किया, और फरवरी 2018 से ही मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप बहुत छोटे टारगेट रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में बस एक क्वेश्चन हर दिन लिखता था, एंड ये मैं 1 महीना तक किया था, फरवरी पूरा। एंड फिर मैं प्रीलिम्स का तैयारी में लग गया था, एंड फिर प्रीलिम्स के बाद फिर मैं आंसर राइटिंग को कंटिन्यू रखा। सो आंसर राइटिंग आप जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकते हैं। आप जब 1-2 टॉपिक जब आप पढ़ लें, फॉर एग्जांपल पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, एंड अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तभी से आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें, क्योंकि एक दिन में आंसर राइटिंग ऐसी चीज़ है जो कि आपको एक दिन में नहीं आएगा। आपको कंटिन्यूस एंड कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के लिए मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्सेज को भी रेफ़र किया था। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस जो हैं आप गूगल करके आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आईएस बाबा एक ऑनलाइन वेबसाइट है, इनसाइट्स ऑन इंडिया एक वेबसाइट है, वहाँ से आप डेली क्वेश्चंस वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं से क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप प्रीवियस यूपीएससी के वेबसाइट पे जाइए, upsc.gov.in, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप एक एक करके आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर राइटिंग में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्टली कि आपका एक वेल स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं हमेशा से इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन हमेशा से हर क्वेश्चन में लिखा। इनफैक्ट अगर 2 मिनट भी अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं पहले इंट्रो देता था, फिर मेन बॉडी लिखता था, फिर कंक्लूजन लिखता था, और सारा का सारा जो पॉइंट्स होते, जो आंसर होता था वो मेरे पॉइंट्स में होते थे। मैं कोशिश करता था पॉइंट्स में लिखूं। कभी कभी जो GS 4 एंड GS 2 के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी एनालिटिकल होते हैं, तो वहाँ पे आप पैराग्राफ फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान देने का ज़रूरत है कि आपका जो पैराग्राफ है वो 3-4 मैक्सिमम 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप अगर आप पैराग्राफ में लिखते हैं तो फ्रीक्वेंट पैराग्राफ चेंज करिए। अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो आपके पॉइंट्स जो है वो 3-4 लाइन से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। एंड सेकेंडली मैं फोकस करता था कि अगर 10 मार्कर क्वेश्चंस हैं तो उसको मैं 2 भाग में डिवाइड करता था, एंड 15 मार्कर के क्वेश्चंस को मैं 3 सब क्वेश्चंस में डिवाइड करता था। एंड मैं कोशिश करता था कि ये डिवाइड करने के बाद मैं 10 मार्कर में 5 + 5 10 पॉइंट्स लिखूँ, एंड 15 मार्कर में मैं 15 पॉइंट्स लिखूँ, 5 + 5 + 5। और जो आंसर है वो आपका ऑप्टिमिज्म में एंड होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत निगेटिव पर्सन है। आपको इश्यूज़ को हाईलाइट करना है, बट एट द सेम टाइम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है, और ये दिखाना है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं। इसके साथ साथ आप आंसर राइटिंग में, जैसा कि मैंने GS 1 से GS 4 में बताया कि आपको वैल्यू एडिशन करना है, और वैल्यू एडिशन के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए जो कि आप आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं।
एंड आंसर राइटिंग में एक बहुत ज़रूरी है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही से हो, क्योंकि आपको 3 घंटे में 50 पेज लिखना होता है और ये काफ़ी ड्रेनिंग सा टाइम होता है। सो अगर आप पहले से बहुत प्रैक्टिस किए हुए होंगे अपने रूम पे या टेस्ट सेंटर में जाके, तो एग्ज़ाम में आप जो है वो 3 घंटे में 50 पेज लिख पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो टाइम लिमिट के साथ करें। शुरुआत में मैं क्या करता था कि जो टाइम लिमिट को उसको ब्रीच करता था, फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं टाइम लिमिट में नहीं लिख रहा हूँ तो एग्ज़ाम में भी मैं नहीं लिख पाऊँगा। सो इसलिए आप 7 से 8 मिनट में 10 मार्कर क्वेश्चन को लिखें और 11 से 12 मिनट में 15 मार्कर को लिखें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारा क्वेश्चन जो है वो एवरेज लिखें, रादर देन कि आप 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छा लिख रहे हैं और फिर 15 क्वेश्चन में आप बहुत हड़बड़ी में लिख रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है शुरुआत के 10 क्वेश्चन 10 मार्कर के होते हैं, फिर लास्ट के 10 क्वेश्चन 15 मार्कर के होते हैं। सो आप हर एक क्वेश्चन को इक्वल टाइम दें और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखें। मैं अपने स्टडी टेबल के आगे एक प्लानिंग का एक नोट्स में चिपका के रखता था, एक टाइम टेबल का, कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं इतने बजे से इतने बजे पढ़ रहा हूँ। और चीज़ों को आप जितना माइन्यूटली प्लान करेंगे उतना आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो डेली का मैं टारगेट रखता था, और इवन अगर मैं 70% या 60% भी अचीव कर पा रहा हूँ अपने टारगेट को, तो ये मैं समझता था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, और फिर मैं उसको रीप्लान करता था। सो प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट कैन प्ले अ वेरी बिग रोल। सो आपका ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एक हफ्ता पूरा वेस्ट कर दे रहे हैं पूरे ड्यूरेशन में। आप ब्रेक ले सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए आपका टाइम कहाँ जा रहा है। अभी मैं कुछ डूज एंड डोंट्स डिस्कस करने की मैं करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए क्या वर्क किया, मेरे लिए टाइम प्रॉपर प्लानिंग काफ़ी वर्क किया। मेरे पास हमेशा से एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी रहा। फिर इसके साथ साथ मेरे पास हमेशा से एक अच्छा पीयर ग्रुप रहा, जो 3-4 लोगों का मेरा क्लोज ग्रुप था वो रहा। वहाँ से फिर लोग अभी फिर प्रीलिम्स के बाद लास्ट ईयर में 2019 में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। और फिर लाइब्रेरी जो है वो आप स्टडी रूम की तरह होता है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे बाकी लोग भी पढ़ते हैं। सो अगर इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला और एक लंबे आवर्स तक मैं पढ़ाई कर पाता था। सो जिसको भी इंटरेस्ट है आप लाइब्रेरी में एक बार ट्राई कर सकते हैं। फिर आंसर राइटिंग आप जितनी जल्दी ट्राई कर सके वो आप आंसर राइटिंग आपको स्टार्ट करना चाहिए। एंड इसके साथ साथ आप फैमिली के टच में रहें, क्योंकि उनका सपोर्ट भी एक बहुत पॉजिटिव एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लाता, आपके पॉजिटिव एनर्जी आप में लाता है, और फिर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एंड कुछ डोंट्स मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर रहा। आप चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट जब मैं ये देखा कि मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहता हूँ तो मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर सकता हूँ। सो जो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, जो भी आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं, उनसे आप दूर रहें। आप ये मत सोचिए कि कोई आदमी क्या सोचेगा अगर मैं उसको नहीं बोलूँगा अभी। आप कोशिश करें कि आपकी तैयारी 2 साल अच्छे से हो, एंड बाकी जब आप रिज़ल्ट आएगा तो सारे लोग फिर आपको प्रेज़ करेंगे। सो आप अपने जो भी नेगेटिव फ्रेंड्स हैं या जो भी आपको डीमोटिवेट करते हैं, उनसे आप दूरी बना के रखें, और आप कम से कम सोर्सेज को रेफ़र करें। आप बार बार रिवाइज़ करें रादर देन नए टॉपिक्स पढ़ने से। एक और कन्फ्यूज़न होता है कि इतने सारे टॉपर्स अलग अलग बातें कहते हैं, किसको फॉलो करना चाहिए। आप सारे टॉपर्स की बातें सुनें, फिर अपना स्ट्रेंथ एंड अपना वीकनेस एरिया को देखें और अपने अनुसार एक आप प्लान करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो आपके खुद का भी एक पर्सनालिटी टेस्ट है। आपके खुद का जो स्ट्रेंथ वीकनेस एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। आए थे एंड इस बार मुझे 176 आए। इंटरव्यू में ऑलमोस्ट 30 मार्क्स का जंप इस बार है। तो मेरा जो सबसे दिक्कत वाला ये पार्ट ये था कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन रहता था। तो इस बार के इंटरव्यू स्टेज में मैंने फोकस किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की तरफ नहीं भागूंगा, मैं अपना कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करूंगा। और इसके लिए मैं नए लोगों से बातचीत करना स्टार्ट किया। जब मैं सर्विस ज्वाइन किया तो मैं कोशिश किया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करूं। एंड इसके साथ साथ मैं कुछ मिरर प्रैक्टिस भी किया कुछ दिनों तक। आप अपने बैकग्राउंड को देखते हुए आप कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप मिरर के सामने बैठ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, आप कैसे जवाब दे रहे हैं। एंड कोशिश करें कि आप इंटरव्यू में जब जाएं तो आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई रहे
और आप स्माइल करते रहें, क्योंकि वहाँ पे आपका जो इंटरव्यू है इट इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड नॉट नॉलेज। ये बहुत बार बहुत सारे टॉपर्स बोल चुके हैं। सो आप कोई भी क्वेश्चंस आए तो उसको नर्वस नहीं होना है, आप कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चंस को आपको फेस करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है तो आपको वहाँ पे हम्बली बोलना है कि सर मुझे नहीं पता, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा या ये एरिया में नहीं देखा। क्योंकि वहाँ पे आपकी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी चेक होती है। अगर आप अच्छे से अगर आप बोलते हैं कि आपको नहीं पता, ये भी एक आंसर ही है एंड वो आपको प्रेज़ करेंगे इसके लिए। इंटरव्यू के लिए आपका इंडिविजुअल प्रेफरेंस जो है वो मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ अटेंड करके आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा है, आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा है, तो आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। लास्ट ईयर मैंने ऑलमोस्ट 10 to 12 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे और इस साल मैंने 2 ही मॉक इंटरव्यूज़ दिया, क्योंकि एक तो मैं दिल्ली में था नहीं और मुझे ये लगा कि मुझे कॉन्फिडेंस लेवल पे वर्क करना है और मुझे अपने पे ज़्यादा वर्क करना है रादर देन कि मैं मॉक वहाँ दूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आप मॉक दे के आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है तो आप मॉक दे सकते हैं। आप कोशिश करिए कि आपका जो मॉक हो वो उससे आप सीखें और वहाँ का जो एडवाइस आपको मिल रहा है वो आप जो है वो सेलेक्टिवली आप एडवाइस ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा एडवाइस लें, क्योंकि मॉक में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ग्रिल करते हैं, आपको गलत एडवाइस भी दे सकते हैं। सो आप अकॉर्डिंगली आप अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं सो आप अकॉर्डिंगली आप उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। टीचिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ऐसा है कि आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सोर्सेस एंड जितने भी बुक्स हैं वो ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए जो यूपीएससी का सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए और आप उस टॉपिक्स को गूगल करके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गुड गवर्नेंस है या एथिकल गवर्नेंस है सो उसको आप डालिए और आगे यूपीएससी लिख दीजिए, तो आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ से आप इस टॉपिक पे आप जो है वो कंटेंट जो है वो आपको मिल सकता है। तो ऐसे करके आप पूरा का पूरा तैयारी जो है वो बिना कोचिंग का भी कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग के लिए आप या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूज़ कर सकते हैं या जो कोचिंग के जो टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा कि फर्स्टली आपको बिलीव करना चाहिए, बिलीव ये रखना चाहिए कि अगर आप अलग अलग इमोशंस के थ्रू गुजर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, आप फेयरफुल हैं, सो ये सारे टॉपर्स जो हैं जो लिस्ट में आए हैं वो भी इस फेज़ से गुजरे हैं। सो आपको अपने पे एक कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, रहना चाहिए और आप पे एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए एंड आप पॉजिटिव रहें और मोटिवेटेड रहें पूरे जर्नी में। आप अगर नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं सो आप ये कोशिश करें कि आपका इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट हो, हर मेंस में हर इंटरव्यू में आपके मार्क्स बढ़े। डीकेटी के थ्रू मैं टॉपर्स के काफ़ी सारे वीडियोस में देखता था, बिकॉज़ ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता था और जब भी मैं लो फील करता था तो मैं काफ़ी सारे टॉपर्स के वीडियोस डीकेटी पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी मैं देखता था और फिर मोटिवेटेड रहता था। मैं वो अपने टेबल के आगे चिपका के रखता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लिख के रखता था कि आई विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड दूसरा मैं लिखता था कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। सो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे अपने रूम पे बैठ के अपने पीयर ग्रुप में, उतना आपको आसानी होगा मेन एग्ज़ाम में।